नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है। जी हाँ, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? या बुद्धि को तीन भागों में किसने बांटा था? या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो ये थॉर्नडाइक थे। तो थॉर्नडाइक का जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, तो आज हम थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और थॉर्नडाइक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए, थॉर्नडाइक ने क्या क्या किया था। तो थॉर्नडाइक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में पहले जान लेते हैं कि ये किस देश से संबंधित थे। जी हाँ, तो ये अमेरिका से संबंधित, कहाँ से संबंधित थे? अमेरिका से संबंधित थे। यानी कि कहाँ से संबंधित थे? यूएसए से संबंधित थे। कहाँ से? यूएसए से। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने बुक लिखी थी एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी कब लिखी थी? 1913 में लिखी थी। और इन्होंने क्या किया था? एक शोध किया था। कौन सा शोध किया था? एक पीएचडी शोध किया था। किस पर किया था? जानवरों पर किया था। उसको इन्होंने क्या बोला? एनिमल इंटेलिजेंस। क्या बोला? एनिमल इंटेलिजेंस। तो जानवरों पर सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी इनको बोला जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जनक भी कौन है? थॉर्नडाइक है। और अधिगम स्थानांतरण का जो समरूप तत्व का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? समरूप तत्व का सिद्धांत भी किसने दिया? ये समरूप तत्व का सिद्धांत किसने दिया? ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। और अधिगम अंतरण का एक और सिद्धांत है। अधिगम अंतरण का क्या है? एक और सिद्धांत है अधिगम अंतरण का। क्या? सामान्यीकरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम अंतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स जुड ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स जुड ने। किसने दिया? चार्ल्स जुड ने दिया था। और अधिगम अंतरण का समरूप तत्व का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। और अधिगम अंतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स जुड ने दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पर क्या किया? प्रयोग किया। क्या किया? भूखी बिल्ली पर क्या किया? इन्होंने प्रयोग किया। वो भी कौन से? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन सी? एक तो थी मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि, तीसरी सामाजिक बुद्धि। कौन सी? तीसरी सामाजिक बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि क्या होती है? या गामक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को हम क्या बोल सकते हैं? यांत्रिक बुद्धि भी बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? ठोस बुद्धि भी बोल सकते हैं। तो मूर्त मूर्त क्या होता है? मूर्त जैसे कोई भी हमारे सामने वस्तु है, अगर वह सामने है तो वह क्या हो गई? मूर्त हो गई। क्या हो गई? मूर्त है। अगर वह सामने नहीं है तो वह क्या हो गई? अमूर्त हो गई। क्या हो गई? अमूर्त हो गई। तो ये थॉर्नडाइक ने कितनी प्रकार की बुद्धि दी थी? 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और इन्होंने बुद्धि का क्या दिया था? एक सिद्धांत दिया था। किसका? बुद्धि का एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत था? बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं। मल्टीफैक्टर इसको थ्योरी, मल्टीफैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया था? तो हमारे एक बुद्धि का सिद्धांत बिने बिने थे। कौन थे? बिने थे। उन्होंने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? एक कारक का सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद स्पेयरमैन। कौन से? स्पेयरमैन ने किस बुद्धि को कितने भागों में बांटा? 2 कारक बताए। कितने कारक बताए? 2 कारक बताए। लेकिन जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का एक एक दो तीन ऐसे भागों में नहीं बांटकर इन्होंने बोल दिया कि बुद्धि क्या है? बुद्धि बहु कारकों से मिलकर बनी है। बुद्धि क्या है? बुद्धि में अनेक कारक है। क्या है? बुद्धि में अनेक कारक हैं जो आवश्यकता पड़ने पर विशेष क्षेत्र में उपस्थित हो जाते हैं। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? बुद्धि का बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया। बहुकारक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत इन्होंने, इसे बोल सकते हैं मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं। इसी सिद्धांत को
क्या दिया? इसी सिद्धांत का जो दूसरा नाम है बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत हम इसको बोल सकते हैं। और इसी सिद्धांत को बालू का ढेर, किसका सिद्धांत? बालू का सिद्धांत या बालू का ढेर, बालू का ढेर इसी सिद्धांत से रिलेटेड टर्म है। क्या? इसी सिद्धांत से रिलेटेड टर्म है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जी हाँ, ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, या इसको हम बोल सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक क्या थे? जानवरों पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? प्रयोग किया था। किस पर? जानवरों पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। किस पर? जानवरों पर सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इन्होंने 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस क्या किया? एक शोध किया। क्या किया? एक शोध किया। उसमें इसका क्या किया था? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का उल्लेख किया था। और जब बाद में इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी में इसको क्या कर दिया? पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। थॉर्नडाइक ने बताया कि थॉर्नडाइक ने किसका प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का प्रतिपादन किया। अब ये संबंधवाद क्या होता है? जी हाँ, अब ये संबंधवाद क्या होता है? थॉर्नडाइक ने किसका प्रतिपादन कर दिया? संबंधवाद का प्रतिपादन कर दिया। तो अब ये संबंधवाद क्या होता है? तो संबंधवाद में क्या होता है? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या बनता है? संबंध बनता है। जो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य, ये उद्दीपक को हम क्या बोल सकते हैं? स्टिमुलेंस बोल सकते हैं, तो इसको एस से प्रेजेंट करेंगे। और अनुक्रिया को हम रेस्पॉन्स बोलते हैं, तो इसको आर से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा? संबंध बनेगा। इस संबंध को क्या बोला इन्होंने? अनुबंधन बोला। क्या बोला? अनुबंधन बोला। क्या बोला? अनुबंधन बोला। इसे हम क्या बोलते हैं? संबंधवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे संबंधवाद बोलते हैं। और इसी को हम संयोजनवाद, तो इसी सिद्धांत को, जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजनवाद का सिद्धांत बोलते हैं। और ये जो हमारे थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जब जो संबंध बनता है, उसी संबंध के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम होता है। तो उसी बंध के, उसी बॉन्ड के जो बॉन्ड बनता है या संबंध बनता है, उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अधिगम होता है। तो क्या हो गया कि थॉर्नडाइक ने क्या संबंधवाद का प्रतिपादन किया। और संबंधवाद क्या होता है? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध बनता है, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाद कहते हैं। इसी कारण इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत इसका नाम हो गया। इसके बाद जो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि ये उद्दीपक क्या होता है, ये उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में ये संबंध बनता है, लेकिन ये उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक क्या होता है? तो ये उद्दीपक होता है, क्या होता है? वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया करता है। और अनुक्रिया क्या होती है? प्राणी उद्दीपक के प्रति क्या करता है? जो क्रिया करता है। प्राणी क्या कर रहा है? उद्दीपक के प्रति क्या कर रहा है? क्रिया करता है। उसी क्रिया को क्या क्या बोल सकते हैं? अनुक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं? अनुक्रिया बोल सकते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक क्रिया का क्या होता है? एक उद्दीपक होता है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यक्ति पर पड़ता है। और उसी के अनुरूप क्या होती है? क्रिया होती है। उसी के अनुरूप क्या होती है? उसी के अनुरूप क्या होती है? अनुक्रिया होती है। विशिष्ट उद्दीपक का एक अनुक्रिया से क्या होता है? संबंध होता है। इसी कारण इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? एस आर बॉन्ड थ्योरी। विशिष्ट उद्दीपक मतलब क्या हो गया? स्टिमुलेंस। और अनुक्रिया मतलब क्या हो गया? रेस्पॉन्स। इन दोनों का क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। तो ये इसी कारण इसको क्या बोल दिया? एस आर बॉन्ड थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत। क्या बोल दिया? उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत इसको बोल दिया। इसके बाद तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। और उसी के आधार पर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था अपना? जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था, या उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत था, वो दिया था। किसका? उद्दीपक और अनुक्रिया का जो सिद्धांत था, वो इन्होंने दिया था।
अब इन्होंने बिल्ली बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, तो बिल्ली को क्या कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। किस में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। और बाहर निकलने के लिए क्या था, एक रास्ता था। क्या था, एक रास्ता था, जिसमें क्या लगा था, एक लीवर लगा था। क्या लगा था, एक लीवर लगा था। क्या लगा था, एक लीवर लगा था। उस लीवर को दबाने पर क्या होता था, दरवाजा क्या हो जाता, खुल जाता था। दरवाजा क्या होता था, पिंजरे का दरवाजा क्या हो जाता, खुल जाता था। और पिंजरे का दरवाजा क्या होता था, खुल जाता था। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा बॉक्स लिया। कौन सा, ये वाला बॉक्स लिया। तो इसमें ये रही बिल्ली, और ये क्या रहा, लीवर। ये क्या रहा, लीवर। और ये क्या रहा, इसका दरवाजा रहा। और ये बिल्ली बिल्ली क्या थी, भूखी थी। बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। अब और इसके सामने क्या रख दिया, मछली का टुकड़ा। क्या रख दिया, या मांस का टुकड़ा इन्होंने उद्दीपक के रूप में रख दिया। तो ये क्या हो गया, इसका उद्दीपक हो गया। अब बिल्ली इसको देखकर क्या करेगी, अनुक्रिया करेगी, बार बार उछल कूदने का क्या करेगी, उछल कूद कर इसको बाहर निकलने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। ऐसे ही ये क्या कर रही है, बार बार प्रयास करेगी। ये बार बार उछल कूद करेगी। तो अचानक से इसका पैर इस किस पर चला गया, इस लीवर पर चला गया। और क्या हो गया, दरवाजा खुल गया। और बिल्ली क्या आ गई, बाहर आ गई। बिल्ली क्या आ गई, बाहर आ गई। और उसने इसको उद्दीपक को प्राप्त कर लिया, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और अपनी भूख शांत कर ली। इसी इसी प्रयोग को उन्होंने दोबारा से किया। तो बिल्ली ने अब क्या की, फिर से उछल कूद की, लेकिन इस बार जो अनुक्रिया की थी उसमें क्या आई, कमी आई। अनुक्रिया अनुक्रिया में क्या आई, कमी आई। और जल्दी उसने क्या कर लिया, क्या कर लिया, दरवाजे को खोल लिया और मांस के टुकड़े को उसने प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया, मांस के टुकड़े को उसने प्राप्त कर लिया। तो ये क्या हो गया, मांस के टुकड़े को उसने प्राप्त कर लिया। तो यही है कि बिल्ली पिंजरे में बंद, बिल्ली को क्या कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। और बाहर निकलने का क्या है, एक रास्ता है, जिसमें क्या लगा था, लीवर लगा था। और लीवर को अगर दबाने पर क्या हो जाए, दरवाजा खुल जाता है। और क्या थी, बिल्ली क्या थी, भूखी थी। इसलिए उन्होंने पिंजरे से बाहर उद्दीपक के रूप में मछली को रखा। क्या रखा, उद्दीपक के रूप में क्या रखा, मछली को रखा। बिल्ली ने मछली को प्राप्त करने के लिए पिंजरे में क्या की, उछल कूद की, यानी कि क्या की, अनुक्रिया की। क्या किया, अनुक्रिया की। और अचानक से उसका पैर किस पर चला गया, लीवर पर चला गया। उसका पंजा था जो कहाँ पर चला गया, लीवर पर चला गया। और दरवाजा क्या हो गया, खुल गया। और बिल्ली क्या होगी, बाहर आ गई। बिल्ली क्या होगी, बाहर आ गई। तो उसने क्या कर लिया, मछली को खा लिया, अर्थात उद्दीपक को, यानी कि अपने लक्ष्य को उसने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है। इस तो जो थॉर्नडाइक का जो अधिगम का नियम था, इसी के आधार पर उन्होंने, इसी के जो परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या दिया, अधिगम के नियम दिए। नियम तो ऐसे 8 हैं। तो इनको 2 भागों में बांटा, प्राथमिक नियम, या इनको हम बोल सकते हैं मुख्य नियम। और दूसरे क्या थे, गौण नियम। कौन से नियम, गौण नियम, अधिगम के गौण नियम और अधिगम के मुख्य नियम। अधिगम के गौण नियम और अधिगम के मुख्य नियम। तो अधिगम के कितने मुख्य नियम, 3 मुख्य नियम। तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आइए जानते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, या क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जितने हम किसी कार्य को करने के लिए जितने तत्पर रहेंगे, हम उस कार्य को उतनी शीघ्रता से सीख जाएंगे और उतनी शीघ्रता से हम उस कार्य को कर लेंगे। और हमारा क्या हो जाएगा, उस कार्य के प्रति क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। तो ये क्या है, तत्परता का नियम। और उसके बाद हमने कार्य सीख लिया। क्या कर लिया, कार्य सीख लिया। अब सीखेंगे, अगर हमने उसका बार बार अभ्यास किया, तो वो उस कार्य में क्या आ जाएगी, हमें परफेक्टनेस आ जाएगी। हम उस कार्य को आसानी से कर सकेंगे। लेकिन तो ये क्या हो गया, उपयोग का नियम। क्या हो गया, उपयोग का नियम। अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो उस कार्य में क्या हो जाएगा,
निपुणता आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, उपयोग का नियम। अगर हम उस कार्य को नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम उस जो हमने जो भी सीखा था उसको क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। क्या कर दें, क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। तो इसे क्या बोला थॉर्नडाइक ने, इस क्रिया को क्या बोला, अनुप्रयोग का नियम या अनुपयोग का नियम बोल दिया। तो और उसके तो तत्परता के नियम में क्या हो गया कि व्यक्ति जितना तत्पर रहेगा, या जितना तैयार रहेगा, वह उतना ही अच्छा सीखेगा। और उसके बाद व्यक्ति ने जब सीख लिया, क्या हुआ, जब व्यक्ति ने सीख लिया तो क्या करेगा, उसका अगर बार बार उसकी अभ्यास करता है तो वह क्या हो जाएगा, वो उसके बढ़िया से उसके एकदम फिट हो जाएगा दिमाग में। लेकिन अगर उसने अभ्यास नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसके बाद अगला जो नियम है वो किसका नियम है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। किसका नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर आपको कार्य को करने से क्या मिलता है, संतोष प्राप्त होता है। क्या होता है, संतोष प्राप्त होता है, या कार्य का परिणाम आपके लिए परिणाम अच्छा होता है, तो क्या होगा, आप उस कार्य को दोबारा से करने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। मतलब कोई भी कार्य व्यक्ति तब करता है जब उसका परिणाम क्या हो, संतोषजनक हो। क्या हो, जब उसका परिणाम क्या हो, संतोषजनक हो, तो उस कार्य को दोबारा करने की कोशिश करेगा। तो ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके बाद अधिगम के गौण नियम, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। बहु अनुक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, मनोवर्ती का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटीज, आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमुलेशन, साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या बोलता है कि इसमें होता है कि प्राणी क्या करेगा, अनेक प्रतिक्रिया करेगा। क्या करेगा, अपने जो कार्य को करने के लिए क्या करेगा, प्राणी क्या करेगा, अनेक प्रतिक्रिया करेगा। क्या करेगा, अनेक प्रतिक्रिया करेगा, और क्या करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। इस कार्य में वो क्या करेगा, अनेक प्रयत्न करेगा, और उस कार्य में भूल हुई है उसमें क्या करेगा, भूल भी होगी तो भूल में क्या करेगा, सुधार करेगा। तो ये क्या हो गया, बहु अनुक्रिया का नियम हो गया। इसके बाद मनोवर्ती, आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर आपकी उस कार्य के प्रति अच्छी मनोवर्ती हैं तो आप उस कार्य को आसानी से करेंगे। अगर आपकी उस कार्य में अच्छी रुचि नहीं है या आपकी अभिवृत्ति नहीं है तो आप उस कार्य को नहीं कर पाओगे या नहीं करने का प्रयास करोगे। उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम, किसका नियम, आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम क्या बोलता है कि पूर्ण से अंश की ओर, किससे, पूर्ण से अंश की ओर, कि कोई भी कार्य है तो उसको हम क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर करेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, यानी कि उसको हम टुकड़ों में तोड़ कर करेंगे। तो ये क्या बोलता है कि कोई भी कार्य हो उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटी क्रियाओं टुकड़ों में तोड़कर करेंगे। तो ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी नियम से आता है। इसके बाद आत्मीकरण का नियम, किसका नियम, आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, जो आत्मीकरण के नियम में क्या होता है कि प्राणी के पास क्या होता है, पहले किसी परिस्थिति में उसके पास कोई परिस्थिति का कुछ अनुभव था, लेकिन वह जब नई परिस्थिति में गया तो ये जो अनुभव था, ये अनुभव उसको यहाँ पर भी क्या आया, काम आया। तो क्या आया, काम आया। तो उसने जो ये नई परिस्थिति थी उसको पुराने अनुभव के साथ क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया। क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आत्मीकरण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मीकरण का नियम बोलते हैं। इसके बाद साहचर्य परिवर्तन का नियम, इसमें क्या होता है, इस नियम में क्रिया तो वही रहती है। क्या होती है, इस नियम में क्या होती है, क्रिया तो वही रहती है, लेकिन क्या होती है, परिस्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या होती है, परिस्थिति क्या होती है, बदल जाती है।
क्रिया क्रिया तो वही रहती है, लेकिन क्या होती है, परिस्थिति बदल जाती है। उसी जैसे कोई प्रेमिका क्या है, कोई प्रेमिका क्या है अपने प्रेम अपने जो कोई प्रेमिका क्या है अपने प्रेमिक उसका जो प्रेमी होता है, अगर वो उपस्थित होता है तब तो वही क्रिया करती है, लेकिन अनुपस्थित होता है तब भी वह क्या करती है, उसी प्रकार से बातें करती है। यानी कि क्रिया तो वही रहेगी, स्थिति क्या हो गई, बदल गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा थॉर्नडाइक के बारे में। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ थॉर्नडाइक के जो हमारा जो उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत था, इसके क्या क्या है, दूसरे नाम भी हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तो प्रयास और त्रुटि, इसका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इसको हम बोल सकते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्या बन रहा है, एस आर बॉन्ड, क्या बन रहा है, एस आर बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत, क्योंकि बार बार क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। संयोजनवाद का सिद्धांत इसको हम बोल सकते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत हम इसको बोल सकते हैं। एस आर बॉन्ड थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा थॉर्नडाइक से संबंधित जो भी बातें थी वह खत्म हुई। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। जो बचपन का जो सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन क्या है, आधारित रूप से क्या है, प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की क्या है, अनूठी अवस्था है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है कि बचपन वृद्धि और परिवर्तन की क्या है, एक अनूठी अवस्था है। क्या है, अनूठी अवस्था है। वृद्धि और परिवर्तन की क्या है, एक अनूठी अवस्था है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षा लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। क्या, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षा लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को क्या दिया जाता है, एक आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। छात्रों को उन्हें क्या देना, उत्तर देने की क्या देना, अनुमति देना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरह से अच्छा कर सके। तो निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से क्या कर सके, अच्छा प्रदर्शन कर सके। और जो लास्ट ऑप्शन है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को क्या करवाना, अभ्यास करवाना। तो क्या हो गया कि प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। तो ये क्या हो गया कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को क्या करवाना, अभ्यास करवाना। इसके बाद कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशों में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। असंगठित घर से मतलब क्या हो गया कि बच्चा जो बच्चा है वो क्या है, प्रथम पीढ़ी का अधिगम करता है। क्या है, प्रथम पीढ़ी का अधिगम करता। ये प्रथम पीढ़ी का अधिगम करता है, क्या हो गया, प्रथम पीढ़ी क्या होती है, मतलब बच्चा पहला ऐसा बच्चा है जो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। परिवार का पहला ऐसा बच्चा है जो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो इसलिए उसके घर में क्या नहीं बन पाएगा, पढ़ाई के प्रति क्या नहीं बन पाएगा, वातावरण नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा, वातावरण नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा, अच्छे से क्या नहीं बन पाएगा, वातावरण नहीं बन पाएगा। तो उसको
जो अपना स्व अध्याय है या फिर उसको जो अपना स्वतंत्र अध्ययन है उसमें क्या होगी, कठिनाई होगी। यानी कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई कहाँ पर अनुभव करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में, क्योंकि घर पर उसका क्या नहीं बन पा रहा है, वातावरण अच्छा सा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आप देखते हैं, क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि एक छात्र क्या है, बुद्धिमान है, तो आप उसका क्या करोगे कि छात्र क्या है, बुद्धिमान है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रकृति कर सके उस तरह से उसे क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि क्या है, वह बुद्धिमान है, क्या है, वो बुद्धिमान है। तो अगर छात्र क्या है, बुद्धिमान है, तो वह जैसे जैसे प्रगति कर सकेगा उसको क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो उसकी जो भी जन्मजात क्षमता है उसको बाहर निकालने के लिए, जो भी उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए उसको क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, अलग अलग प्रकार के उसको कार्य करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यदि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, मतलब क्या है, उनका रुचि नहीं है, क्या नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करे, नहीं तो आपको क्या कर दे, प्रधान अध्यापक को क्या कर देंगे, सूचित कर देंगे, या फिर उनकी उन्हें उनकी रुचि उन्हें उनकी क्या रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगर बच्चे क्या हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, उनकी रुचि के अनुसार या तो कहानी सुनाएंगे या उनकी रुचि के अनुसार उनको विषय पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, उनकी रुचि के अनुसार एक्टिविटीज गतिविधि करवाएंगे, क्या करवाएंगे, उनकी रुचि के अनुसार क्या करवाएंगे, गतिविधि भी करवा सकते हैं, या उनकी रुचि के अनुसार कुछ जो भी कार्य हैं उसको करवा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया, उनकी रुचि के अनुसार अपने आप विषय से अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। इसके बाद वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, किसके क्या कर देता है, तार्किक रूप से क्या कर रहा है, सोचना शुरू कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, संवेदन प्रणोद अवस्था बोलेंगे, औपचारिक अवस्था बोलेंगे, पूर्व क्रियात्मक अवस्था बोलेंगे, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोलेंगे। तो क्या कर रहा है बच्चा, वस्तु और घटना के बारे में क्या कर रहा है, तार्किक रूप से क्या कर रहा है, सोचना शुरू कर रहा है। अगर तार्किक रूप से सोचना शुरू कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दी थी, 4 अवस्थाएं दी थी। पहली कौन सी थी, संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी संवेदी पेशी अवस्था, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, संवेदन प्रणोद अवस्था। कौन सी अवस्था, संवेदन प्रणोद अवस्था हम उसको बोल सकते हैं। इसकी उम्र कितनी थी, 0 से 2 वर्ष। कितनी, 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है, मूल प्रवृत्ति के अनुसार क्या करता है, मूल प्रवृत्ति के अनुसार क्या करेगा, मूल प्रवृत्ति के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है। क्या करता है, मूल प्रवृत्ति के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है, और दूसरों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है, इसके बाद जो प्याजे की दूसरी अवस्था थी, प्याजे की दूसरी अवस्था कौन सी थी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम उसको बोल सकते हैं। ये इसकी एज कितनी होती थी, 2 से 6 वर्ष। कितनी, 2 से 6 वर्ष होती थी। तो 2 से 6 वर्ष में बच्चा क्या करता है, स्व केंद्रित होता है। क्या होता है, स्व केंद्रित होता है। क्या होता है, बच्चा स्व केंद्रित होता है, मतलब वो उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने आप में खोया रहता है। तो बच्चा 0 से ये 2 से 6 वर्ष में क्या होता है, बच्चा स्व केंद्रित अवस्था में होता है। इस टाइम बच्चे में क्या पाया जाता है, जीववाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीववाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीववाद पाया जाता है। यानी कि बच्चे में क्या होता है, जीववाद। वो क्या कर लेगा, निर्जीव वस्तुओं को भी क्या मानने लग जाएगा, जो हमारी क्या होती है,
निर्जीव वस्तु होती है उनको भी क्या मानने लगता है, वह सजीव मानने लगता है। क्या मानने लगता है? सजीव मानने लगता है। सजीव मानने लगता है। वो क्या बोलेगा कि आज सूरज, स्कूल से आते समय वो क्या बोलेगा, आज सूरज बहुत क्या है, गुस्सा है। क्या है? आज सूरज बहुत गुस्सा है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, बहुत तेज, क्या कर रहा है, गर्म, बहुत तेज गर्मी दे रहा है, इसलिए आज सूरज क्या है, बहुत गुस्सा है। और यदि किसी दिन क्या हो रहा है, बादल निकल रहे, यदि किसी दिन क्या हो रहा है, बादल हो रहे हैं, तो बोलेगा क्या कि आज सूरज क्या है, उदास है। क्या है? आज सूरज क्या है, उदास है। क्या है? आज सूरज क्या है, उदास है। तो बच्चा आज क्या है, सूरज क्या है, उदास है, तो वो बच्चा क्या बोलेगा कि सूरज क्या है, बच्चे के अनुसार क्या हो गया, सूरज भी क्या है, सजीव है। सूरज में भी क्या है, जीव है। तो बच्चा क्या बोलेगा, सूरज में भी जीव है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम बोलते हैं जीववाद। ये कौन सी अवस्था में होता है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में होती है, जिसकी आयु होती है 2 से 6 वर्ष। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। कितनी होती है, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, मूर्त चिंतन करता है। कौन सा चिंतन करता है, मूर्त चिंतन करता है। कौन सा चिंतन करता है, मूर्त चिंतन करता है। और साथ में मूर्त चिंतन करता है। इस अवस्था में क्या हो जाता है, संरक्षण, क्या हो जाता है, संरक्षण का जो अवधारणा है वो बच्चे में विकसित होने लगती है। संरक्षण की अवधारणा बच्चे में विकसित होने लगती है। इसके अलावा इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा तार्किक रूप से सोचना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। क्या कर देता है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। उसके तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। लेकिन क्या होता है, उसके विचारों में क्या नहीं होती, क्रमबद्धता नहीं होती, क्रमबद्धता नहीं होती। उसके विचारों में क्या नहीं होती, क्रमबद्धता नहीं होती है। तो क्या हो गया कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से क्या कर रहा है, सोचना शुरू कर रहा है। तो ये प्याजे की कौन सी अवस्था है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया था, कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या पियाजे के द्वारा। तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी कि बच्चों बौद्धिक विकास के कितने स्तर, 4 स्तर, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, कौन से संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर, संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर या 4 अवस्थाएं किसने बताई थी, तो वह किसने बताई थी, जीन पियाजे ने बताई थी। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उसको बोल सकते हैं। तो ये किसने दी थी, ये पियाजे ने बताई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदात्मक, उदासीन। तो क्या है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। अभिभावकों को क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से उनके अधिगम में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। जो संज्ञानात्मक विकास यानी कि बौद्धिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या घर में। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो कहाँ पर होगा, विद्यालय एवं कक्षा में होगा। कहाँ पर होगा, सबसे अच्छा कहाँ पर होगा, विद्यालय एवं कक्षा में होगा। अगर सामाजिक विकास की बात की जाए, कौन से विकास की बात की जाए, सामाजिक विकास की बात की जाए। कौन सा विकास, सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, खेल के मैदान में होगा। क्योंकि खेल के मैदान में बच्चा अकेला नहीं होता है, उसके कुछ साथी भी होते हैं जो कहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग परिवारों से आता है। तो वह उनके साथ घुलता मिलता है, उनसे अंतःक्रिया करता है, और क्या करता है, इससे उसका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। जबकि क्या होगा, क्लास में क्या होगा,
क्लास कक्षा और विद्यालय में क्या होगा, बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डैश डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। तो किसको अनुप्रेरित शिक्षण का एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उपस्थित हो, या फिर शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या फिर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण निरस्ता। कक्षा क्या हो? पूर्ण निरस्ता हो। तो कक्षा में क्या हो? अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में, संकेत के रूप में हम किसे विवेचित कर सकते हैं? तो जब बच्चा क्या होगा, प्रेरित होगा, तो वह क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछने के द्वारा बच्चा क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। और वो अपने क्या करेगा, जिज्ञासा को क्या करेगा, जिज्ञासा को क्या करेगा, प्रश्नों के द्वारा क्या करेगा, बाहर निकालेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगी, तो बच्चा जब प्रश्न पूछने लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा शिक्षण क्या हो जाएगा, अनुप्रेरित शिक्षण हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए, कक्षा में क्या हो रहा है, विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, या प्रश्न पूछना। तो विद्यार्थी की रुचि बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रश्न, कक्षा में क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो क्या होगा कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? इसके लिए यह सहयोग एवं संतुलन का क्या करेगा, विकास करेगा। सहयोग एवं संतुलन का क्या करेगा, यह विकास करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परिवार क्या है? परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, किसका है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो औपचारिक, पहले तो औपचारिक क्या होता है? औपचारिक क्या होता है? औपचारिक क्या होता है? नियम पूर्वक। क्या हम कोई भी कार्य जब हम क्या करते हैं, नियम पूर्वक शिक्षा लेते हैं, तो वह क्या होती है, हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। क्या आप परिवार के द्वारा, परिवार में क्या आप किसी नियम के अनुसार शिक्षा लेते हो? नहीं, परिवार में हम किसी नियम के द्वारा शिक्षा नहीं लेते। तो ये कहाँ पर लेते हैं, नियम के द्वारा शिक्षा कहाँ पर लेते हैं, हम विद्यालय में लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं, विद्यालय में नियम के द्वारा हम क्या लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो औपचारिक साधन क्या हो गया, विद्यालय हो गया। लेकिन परिवार क्या हो गया, अनौपचारिक साधन हो गया। क्या हो गया, अनौपचारिक साधन है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई नियम रेगुलेशन नहीं है, यानी कि बिना किसी नियम के हम क्या लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो ये क्या होगी, परिवार क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगर औपचारिक शिक्षा का साधन पूछे तो क्या हो जाएगा, हमारा विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जो सामाजिक मूल्य है वह कैसे होगा, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की भूमिका को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। उन्हें क्या करेगा, अच्छी कहानियां। तुम क्या कर, सामाजिक मूल्यों का विकास कब होगा, जब क्या करे, शिक्षक क्या करे, स्वयं क्या करे, आदर्श रूप से बर्ताव करे। क्या करे, शिक्षक क्या करे, स्वयं आदर्श रूप से क्या करे, बर्ताव करे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों का दूर करना, या एक अच्छा सुवक्ता होना। क्या होना, एक सुवक्ता होना। तो कक्षा एक शिक्षक के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की जो भी कठिनाइयाँ हैं उनके कारणों को जाने, क्या करे, उनके कारणों को जाने, और उनको क्या करे, दूर करे, उनकी कठिनाइयों को क्या करे, दूर करे। ये एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, शिक्षक के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। तो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट कीजिए, और सेशन अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।